नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। UPPCS 2023 का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो गया है और इस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के तौर पर अगर हम देखें, उसका डिस्कस करें और उसके आंसर शीट आपने विभिन्न वेबसाइटों और विभिन्न संस्थानों के आंसर की के साथ मिला ली होंगी और उसका सटीक विश्लेषण और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी कैसी हम लोगों ने बनाई और उसके हिसाब से हमें क्या परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, और यदि हम देखें कि कैसे हमारी स्ट्रेटजी कहाँ पर सफल रही, कहाँ पर विफल रही और किस स्ट्रेटजी के तौर पर हम सही जगह क्लिक नहीं कर पाए या कहाँ पर हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो ये सारी चीज़ों का हम आज के इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे मित्रों। तो इस विश्लेषण से पहले हम लोग आज के पेपर के बारे में डिस्कस कर लें कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन किस तरह से बिहेवियर कर रहा था, कौन सा पैटर्न कैसा था एग्ज़ाम का। इन सब पहलुओं पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और उसके साथ ही हम लोग एक सटीक और एक सबसे कम त्रुटि और सबसे बेहतर आंसर शीट आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। इससे आप अपने आंसर टैली कर सकते हैं और इसके बाद हम लोग लास्ट में यह भी डिस्कस करेंगे कि कितना स्कोर इस टाइप के पेपर के लिए क्या सेफ़ होगा। तो चलिए पहले पेपर सॉल्व कर लेते हैं। ये जो सेट है हमारे पास, ये हमारे पास है सेट सी, यानी UPPCS 2023 का GS पेपर फर्स्ट का सेट सी है। ज़रा इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं हम लोग। तो सेट सी का ये जो सेट है मित्रों, ये सी है हमारे पास। कौन सा सेट है? सी सेट है। इसको ही सॉल्व करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। सबसे पहला इस प्रश्न के दौरान, इस प्रश्न पत्र के दौरान ये भी एक चीज़ देखी गई है कि इंग्लिश का वर्जन में और हिंदी के ट्रांसलेशन में कई त्रुटियां भी आई हैं। तो आपको बता दूं कि जो फाइनल जो सही रहता है वो इंग्लिश वर्जन के तौर पर ही सही माना जाता है, यानी जो इंग्लिश वर्जन में लिखा होगा वही, उसी के अनुसार हमें आंसर करना होगा, वही हमारा सटीक आंसर होगा। तो ये भी देखेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में इस प्रकार का फाउल पाया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों के कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मित्रों, क्या? 50, 40, 20 और 30। तो जैसा कि इस साल के बजट में ये प्रोविज़न किया गया है कि कितने भारत कौशल केंद्र इंटरनेशनल लेवल पर खोले जाएंगे, तो उसका आंसर होगा आपका मित्रों डी, यानी 30 खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे? 30 खोले जाएंगे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन पर चलें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने स्पेयर पुस्तक लिखी? कौन सी पुस्तक? स्पेयर। हाल ही में एक पुस्तक चर्चा में रही है जिसका नाम क्या है? स्पेयर पुस्तक है। तो किंग चार्ल्स, प्रिंस हैरी, प्रिंस विलियम और प्रिंस फिलिप। तो ये पुस्तक मित्रों किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है प्रिंस हैरी ने। किसने लिखी है मित्रों? प्रिंस हैरी के द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है। मित्रों ये जो सेट हम कर रहे हैं ये सी सेट है, ये ध्यान रखना, ये क्या है? सी सेट है। इसीलिए मैं क्वेश्चन भी पढ़ता हुआ जा रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन हो आप वहाँ से इसे मिला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है थर्ड हमारा? संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? ए, खपत में कमी करना, भविष्य के लिए संसाधन और संसाधन संरक्षण या सतत विकास। तो मित्रों भविष्य के लिए संरक्षण की आवश्यकता है तो वो होता है हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। क्या होगा?
इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा हमारा आंसर। क्या होगा इसका आंसर मित्रों? डी आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट लगाए थे उनमें भी यही सेट, इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत आए थे। क्या है? नीचे दो कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए, ठीक है, असर्शन, और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आपको बताना है कि दिए गए असर्शन में क्या है कारण सही है। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, बिल्कुल बात सही है। आर्टिकल 79 में जो संसद बताई गई है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। इसके अलावा कारण क्या है? इस संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं और ए आर की व्याख्या भी कर रहा है आर की, तो ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है 5, जरा उसे समझते हैं। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन था? नागार्जुन, नागसेन, कुमारिलभट्ट या नागभट्ट? तो वो बौद्ध भिक्षु मित्रों क्या था? नागसेन था। यानी मिलिंद पन्हु जो राजा मिनांडर, एक यूनानी राजा हैं, उनको बौद्ध भिक्षु नागसेन बौद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं। तो इसी प्रश्न वार्तालाप को क्या बोला गया है? मिलिंद पन्हु बोला गया है। और इसके राइटर कौन है मित्रों? नागसेन राइटर हैं। यानी आपका आंसर क्या होगा? बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताया गया है, पूछा गया है। जरा इसको देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बताना है मित्रों हम लोगों को। तो पहला स्टेटमेंट है, महासागर से महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। कर्क और मकर रेखाओं पर क्या होती है? अधिकतम होती है। क्या है इसमें? अधिकतम की बात की गई है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। ठीक है, इसमें कथन सत्य बताना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका बेगुला प्रशांत महासागर एक ठंडी धारा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हों तो यहाँ से लघु ज्वार की स्थिति होती है। तो यहाँ पे मित्रों सही बताना है। तो यहाँ पर यदि हम सही बात करें तो जो लवणता है कर्क रेखा और मकर रेखा पर कैसी होगी? अधिकतम होगी। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। तो मित्रों ये बात तो गलत है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेगुला प्रशांत महासागर एक ठंडी धारा है। तो बेगुला जो है वो प्रशांत महासागर की धारा ही नहीं है, ठंडी तो है। तो ये भी कथन क्या होगा? अर्ध सत्य होगा, यानी इसको भी हम गलत ही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हों तो स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होगी। तो अगर हम बात करें इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा, तो यहाँ पर महासागरीय लवणता से संबंधित ये कथन ही कुछ हद तक सत्य लग रहा है। ठीक है, और फाइनल आंसर तो क्या होगा? हमारा आयोग ही बताएगा, क्योंकि ये जो प्रशांत महासागर की अगर ये बात की जाएगी तो अगर उसे मान लिया जाएगा तो ये भी क्वेश्चन आपका सही हो सकता है, क्योंकि ये धारा ठंडी है लेकिन ये अंध महासागर में आता है। ठीक है मित्रों, अंध महासागर में, तो इसमें थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जरा देखते हैं 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? क्या कथन है, जरा उसे समझते हैं। अल नीनो
पृथ्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट की गर्म धाराओं को प्रकट होना शामिल है, यानी ये बात बिल्कुल सही है। यह गर्म धारा पेरू तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देता है, 8 से 10 डिग्री, ठीक है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर प्लैंकटन की मात्रा नहीं बढ़ती, ऊपर से हमारा मानसून क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है मित्रों, गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। मातंगी हजारा, कनकलता बरुआ, शांति घोष, अरुणा आसिफ अली। तो इनमें से मित्रों आपकी मातंगी हजारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो माउंट न्यूमैन की अगर हम बात करें तो माउंट न्यूमैन मित्रों तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज और लौह अयस्क, तो ये लौह अयस्क के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जरा उसको समझते हैं। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 से के बाद जन्मे हुए पुरुषों को 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है। तो चाइना के भय से ताइवान में हाल ही में ये घोषणा की थी कि प्रत्येक पुरुष को 1 साल के लिए सैन्य सेवा देनी होगी, यानी आपका कौन सा हुआ, ताइवान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 11, जरा देखते हैं मित्रों। नीचे दिए गए उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में है, क्या है, मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में क्या है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा, उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। तो ये बात उच्चतम न्यायालय के लिए ये बात कही गई है आर्टिकल 32 के अंतर्गत कि वो रिट जारी कर सकती है। संसद को अधिकार है कि कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकार का स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। संसद को यह अधिकार है कि कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो मित्रों यहाँ पर 11 से संबंधित ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सत्य हैं। क्या हैं, बिल्कुल सत्य हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है 12। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। ए नाना साहब, ये कानपुर में थे। खान बहादुर खान, ठीक है। हजरत बेगम, ये लखनऊ में थी, ठीक है। कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर बिहार में थे। कहाँ पे थे, जगदीशपुर बिहार में थे, ठीक है। और आपके बरेली के थे खान बहादुर खान, कहाँ के, बरेली के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जरा उसको समझते हैं। 13 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करिए भैया विचार। राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 12.8% वन है। तो मित्रों ये वन जो हैं वो 12 नहीं 9.8% हैं। कितने हैं, 9.8%, ठीक है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन नहीं है। तो ये भी बात पूर्णतः गलत है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया उत्तर प्रदेश के उन जिलों से आते हैं जहाँ पर अच्छा खासा वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी ये दोनों ऑप्शन क्या है हमारे, गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और ज़रा देखते हैं 14 क्या कह रहा है। पोप बेनेडिक्ट 16वें का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, वो
उनके संबंधित कथन बताइए। तो वह जर्मनी के मूल निवासी थे। क्या थे? जर्मनी के मूल निवासी और 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों स्टेटमेंट पूर्णतः सत्य हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि ऊष्मा जनित, विद्युत जनित, गैर नवीकरणीय या नवीकरणीय, तो ये आपके नवीकरणीय हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो वो था मित्रों यति एयरलाइंस का। किसका? यति एयरलाइंस का विमान था। नेक्स्ट है संगीत की टप्पा शैली। कौन सी मित्रों? संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? संगीत की टप्पा शैली के बारे में बात करें तो ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार, कौन सा मित्रों? सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? तो ये मित्रों किया गया है आपका राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। 19 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, और उस हिसाब से देखना है। तो अनुच्छेद 324 ये आपका इलेक्शन कमीशन है। कौन सा है? इलेक्शन कमीशन, यानी 4 नंबर आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 315 ये आपका लोक सेवा आयोग है, यानी पीएससी के बारे में बताया गया है, यानी ये आपका 3 नंबर आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग के बारे में बताता है, यानी फाइनेंस कमीशन, यानी आपका 2 नंबर आएगा। अनुच्छेद 338 ये आपका अनुसूचित जाति SC ST आयोग के अंतर्गत आता है, यानी 1 नंबर। 4 3 2 1 देखते हैं 4 3 2 1 कहाँ पर है? 4 3 2 1 आपका ए ऑप्शन में है, यानी इसका ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, देखते हैं महान्यायवादी के पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त होगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आरित हो। सही है। महान्यायवादी को उनके पद से प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ऐसा नहीं है, महान्यायवादी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया से हटाने की बात नहीं आती है, ठीक है। क्या है? ठीक, ये आप राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक है, तो इसको राष्ट्रपति हटा सकता है, तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, अभिकथन है और उससे संबंधित स्टेटमेंट हैं, जरा देखते हैं। नीचे दिए गए कथन देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, ये बात बिल्कुल सही है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आर क्या है? गलत है, और ये हमारा सही है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, देखते हैं कालक्रम के अनुसार घटनाओं को में से अंतिम कौन सी होगी? तो होम, खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह 1923 में, खिलाफत 1919 में, या 1919-20 में कर दो, ठीक है। होम रूल 1916-17 में, ठीक है। जलियांवाला बाग 1919 में, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे बाद में कौन सी है? मोपला विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है, जरा 23 को देखते हैं कौन सा ऑप्शन 23 में होगा। जरा देखें, किलिमंजारो क्या कह रहा है? किलिमंजारो सब जानते हैं कहाँ पर है? तंजानिया में। कहाँ पर है मित्रों? तंजानिया में। ट्यूकल की बात करें तो ये है आपका मोरक्को में। स्टैनली की बात करें तो ये है आपका युगांडा में। और हॉगर की बात करें तो ये है आपका अल्जीरिया में, ठीक है। यानी 3-1, ठीक है, 3-1 सी चौ, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 से मिलानी है। तो यहाँ पर बीसाणु, तो यहाँ पर एक जीवाणु होगा, क्या है? बैक्टीरिया, यानी जो नीचे वाला लिखा है ये क्या है आपका? ये जीवाणु है। अब इसको मिला लेती जी, ये देखो इंग्लिश में यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा है, और बैक्टीरिया की हिंदी जीवाणु होती है, वायरस की बीसाणु होती है, ठीक है। तो डेंगू की बात करें तो प्रोटोजोआ, फीलपाँव की बात करें तो कृमि, डेंगू की बात करें, ये गलत हो गया है, डेंगू की बात करेंगे तो मलेरिया की बात करें तो प्रोटोजोआ,
ठीक है। और फीलपाओं की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, कृमि हो जाएगा। ठीक। और डेंगू की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका किसके कारण, डेंगू आपका फैलता है एडीज मच्छर के कारण। किसके कारण, एडीज मच्छर के कारण। यानी ये जो आपका फैलेगा, ये जो आपका फैलेगा ये बैक्टीरिया के द्वारा, और पौष्टिक प्राण ये आपका क्या हो जाएगा, विषाणु द्वारा हो जाएगा। नहीं सॉरी, पेशु ये आपका बैक्टीरिया और डेंगू आपका विषाणु द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलान करेंगे तो आपका आएगा A4B1 D2। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ये आपका 4 हो गया और ये आपका डेंगू 1 हो गया। 4 1 3 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत को एक राज्य की विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो ये बताना है कौन से कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा क्या है। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो ये बात कैसी है, ये बात आपकी पूरी सही होगी। क्या होगी, पूरी। एक सदस्य विधान परिषद में कम से कम 40, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम 40 और मैक्सिमम 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 क्या कह रहा है, विश्व वेटलैंड दिवस। सब जानते हैं 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में कब कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये मित्रों कर दिया गया था 2021 में। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में शून्य घोषित किया गया। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही होगा। क्या, कौन सा कथन इसमें सही होगा। जरा ध्यान से इसे पढ़ना है मित्रों, क्योंकि इसमें काफ़ी बारीकियां हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो जब तक वो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र नहीं देता है, ये दोनों बातें क्या हो जाएंगी, सत्य हो जाएंगी। यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। जब तक वो अपने पद पर है तो उसके द्वारा कार्य माने जाएंगे। नेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक बात और समझ सकते हैं कि हो सकता है कि केवल एक वाला भी आंसर ये सही हो जाए आयोग के द्वारा, तो ये भी आप एक स्टार बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कश्मीर के शासक जिसने गौ हत्या पर समाप्त किया था तो वो थे जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट है, भारत में हंगुल हिरन के बारे में अगर हम बात करें तो ये है जम्मू कश्मीर में। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक संरचना सांख्यिकी व्यवस्थाओं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, प्रस्तुत कर दी रिपोर्ट। ओके, वैश्विक संधारणीय रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चतुर्वर्षीय। तो ये मित्रों दोनों कथन सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि संसाधनों को दूसरी पीढ़ी के लिए भी संजो के रखा जाए, तो ये विकास कैसा कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी कुछ देर पहले ऐसा ही था। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वेस्ट लंदन में बरो में दूसरी बार मेयर बनाया गया है। तो वो हैं आपके कौन, सुनील चोपड़ा। कौन है मित्रों, सुनील चोपड़ा। नेक्स्ट है आपके अगला, निम्नलिखित में से व्यवस्थित कीजिए आखिरी गतिविधि तक। चला देखते हैं कौन सी बात सही होगी, यहाँ पर उसे जरा समझते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आखिरी गतिविधि तक जो चले हैं, तो सबसे पहली बात आती है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई। ये घटना सबसे पहली हुई होगी। फिर उसके बाद प्रारूप समिति गठित की गई होगी, संविधान सभा को अंगीकृत किया गया होगा, फिर प्रदत्त होने की तिथि बनाई गई होगी। यानी पहला काम, चौथा, फिर आपका पहला, फिर आपका
दूसरा और फिर तीसरा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सेवाओं के संरक्षण में, किसमें, सेवाओं के संरक्षण में के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 23 में निम्नलिखित कथनों के बारे में बताइए। बताइए भैया तीनों कथनों के बारे में। तो ये क्या कह रहे हैं, इनके बारे में समझते हैं। फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंटाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। तो ये बात क्या करनी है, कौन सी सही है? तो ये बात मित्रों अगर हम बात करें तो ये 2/3 का हिस्सा नहीं है, ये कुछ कम है। तो ऑप्शन यही हमारा गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 36। पुस्तक को सही सुमेलित नहीं है। दयाबाई विनय मल्लिका, सहजोबाई सहज प्रकाश, गंगाबाई गणेश देव लीला। तो यहाँ पे यदि हम कवित्री और पुस्तक को सही सुमेलित माने तो ये थोड़ा आपका सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविताएं, यही गलत लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में बताइए। तो कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में बताना है। ठीक है, तो क्या है, 611 में दूत बनकर भारत आया। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, सही है। तो ये मित्रों 1611 में नहीं 1615 में आए थे, तो ये गलत हो गया। ये तुर्की भाषा के ज्ञाता थे, इसी से प्रभावित होकर जहांगीर ने उन्हें खान बहादुर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पेशवाओं का शासन क्रम बताना है। क्या बताना है, पेशवाओं का शासन क्रम के बारे में बताना है। तो जरा देखते हैं पेशवाओं का शासन क्रम क्या कह रहा है। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे, बाजीराव प्रथम द्वितीय पेशवा थे। ठीक है, चौथे पेशवा माधव राव और तीसरे नारायण राव, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित रेगिस्तानों को पर विचार करिए और उन्हें उनके आकार के अनुसार स्थापित कीजिए। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। तो इन्हें अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो सबसे छोटा जो मरुस्थल होगा वो होगा ग्रेट सैंडी, ऑस्ट्रेलिया का ही होगा। उसके बाद अरेबियन मरुस्थल होगा, उसके बाद गोबी मरुस्थल होगा और उसके सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल, यानी ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। कौन निर्धनता के प्रकार हैं। क्या हैं निर्धनता के प्रकार? तो पूर्ण परम निर्धनता ये तो है ही, और सापेक्षिक निर्धनता ये भी है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं वैदिक कालीन प्रशासन भाग दुआ कौन अधिकारी था? तो ये मित्रों था राजस्व कर जमा करने वाला, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है? निम्नलिखित में से जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से में गठित क्या नाम है? तो उस रेजिमेंट का नाम है रानी झांसी रेजिमेंट था। क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों में से लैटराइट मिट्टी के बारे में बताना है। क्या बताना है? लैटराइट मिट्टी के बारे में। तो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। क्या लैटराइट मिट्टी कहाँ पे होती है? उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। और इसमें क्या है, दोनों लोह अयस्क और एल्युमिनियम दोनों पाया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की कमी होती है नहीं, इसमें लोह ऑक्साइड और एल्युमिनियम भारी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला 55। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान में दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद
करवाया था। तो मोहम्मद तुगलक के, फिरोज़ तुगलक के नगरकूट के अभियान का वर्णन किसने किया है? तो वो मित्रों थे आपके कौन? वो थे अजीज़ुद्दीन खान ने। किसने? अजीज़ुद्दीन खान ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 और ज़रा इसको देखते हैं 46 को। दक्षिण पश्चिमी मानसून के संबंध में है ये। दक्षिण पश्चिमी मानसून दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, सही है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के वृष्टि छाया क्षेत्र में रहता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर हम देखेंगे तो ये है आपका ये आपका मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून, और ये पूर्वी पश्चिमी घाट है, और ये आपका तमिलनाडु वाला एरिया है जो इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट के कारण वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, और पानी इसी के समानांतर मानसून चलकर वापस चले जाते हैं और ऊपर तक उठकर फिर लौटते हुए मानसून द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पोषक स्तर बनते हैं मांसाहारी, केवल पौधों, जंतुओं, खाद्य श्रृंखला के जीवों या खाद्य केवल जंतुओं में। तो ये है खाद्य श्रृंखला के जीवों के द्वारा। संघीय बजट 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा आवंटन हेतु सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात सर्वाधिक प्रतिशत कटौती तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती सही है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन प्रतिशत वृद्धि की गई, ये भी बात सही है, यानी दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, पंचायती राज, उसमें अशोक मेहता से संबंध में ये बातें हैं। ज़रा इसको समझते हैं अशोक मेहता ने क्या कहा है। तो पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय की गई है, ये बात बिल्कुल सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण कर प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एक जिला स्तर और एक ग्राम स्तर की बात की गई थी। क्या थी? ग्राम स्तर की बात की गई थी। जो ब्लॉक स्तर था उसे प्रथम बिंदु बताया गया था और वहाँ पर किसी प्रकार की कमेटी न बनाने की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, कौन से प्राचीन में भारत पर आक्रमण का क्रम जाओगे? तो सबसे पहले यूनानी, शक और फिर कुषाण है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। फिलीपींस नारियल की खेती और कृषि के बारे में श्रेय की बातें में बात करें तो ये श्रेय गया जाएगा स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। किनको? स्पेन और अमेरिकी वासियों को। नेक्स्ट है हमारा, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड की अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान निषेध किया गया है, तो इसका कानून लक्ष्य कितना रखा गया है? तो मित्रों पेपर सॉल्व करने के दौरान बताया था, ये लक्ष्य है 2025 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, नीचे दिए गए कूटों में अभिकथन के बारे में बताना है। फरवरी 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका में लाया गया, बिल्कुल बात सही है। चीतों की आबादी को सुधारना इसका लक्ष्य है, तो ये दोनों बातें सत्य हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 54, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है मित्रों, कौन सा सही है, प्रावधान में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर यदि बात करें, राजभाषा 17 में है, सही है। संघराज्य क्षेत्र ये भी 8 में है, सही है। अनुसूचित जनजाति भाग 10 में है, सही है। अधिकरण भाग 11 में नहीं है, ये ए में है, यानी आपका ऑप्शन डी गलत है होगा। नेक्स्ट है, पंचायतों के समस्त चुनाव किसके द्वारा होते हैं? ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत के संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जाना जाता है ये। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें अगर हम देखें कौन सा नियम बैठेगा, तो यहाँ पर उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत एडवर्ड कैनिन ने दिया था, 3 नंबर होगा। सामाजिक उप समायोजन का सिद्धांत के बारे में बात करें तो हेनरी जॉर्ज ने दिया था। ठीक है, और अगर हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये आपका किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये माल्थस ने दिया था, यानी 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, सामाजिक की बात की जाए तो जितना सोशल वेलफेयर की बारे में बात होगी तो वो सारा काम ILO द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा मित्रों? ILO के द्वारा, यानी इंटरनेशनल श्रम संगठन के द्वारा। फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस, इस पुस्तक के लेखक हैं विमल जालान। पौधों में जाइलम, बहुत सरल क्वेश्चन है, जल हो जाएगा। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है क्या कहलाती है और पानी को छोड़ती है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें भौगोलिक इकाई के बारे में जो बात कही गई है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है और भंडारण करती है और पानी को छोड़ती है उसे कहते हैं, तो ऐसी चीज़ आपकी जल विभाग यानी वाटर शेड कहलाती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसका, ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे स्टार बना के रखिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आयोग जो बताएगा वो रहेगा। संसद में संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा था इसका हिंदी वर्जन भी, इंग्लिश वर्जन भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल कौन सा दिया है? 109, और जबकि यहाँ पर आर्टिकल 109 गलत है 108, और यहाँ पर देखिए आर्टिकल लिखा ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है। तो अगर आर्टिकल मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। हम ये समझेंगे बच्चे के अनुच्छेद है कोई, वहाँ पे ऐसा किया गया है। तो यहाँ पे केवल इंग्लिश वर्जन के अनुसार दूसरा स्टेटमेंट ही सही होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। क्या होगा मित्रों? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देना है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा केवल सी ऑप्शन सही होगा। अगर आयोग इसके दोनों ऑप्शन मानेगा तो इंग्लिश वर्जन के हिसाब से ये गलत होगा, क्योंकि इंग्लिश में आर्टिकल मेंशन है और वो 108 है। ठीक है, तो वो गलत है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? तो यदि हम बात करें सतत विकास के लक्ष्य के बारे में, तो अंतरिक्ष अनुसंधान ये सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो ये मित्रों चंदौली में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर और देखते हैं 64 क्या कह रहा है। PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत पुल वगैरह बनाने की बात की गई है। ठीक है, ज़रा देखते हैं क्या कह रहे हैं। इनका शुभारंभ कब हुआ था? तो इनके शुभारंभ के बारे में अगर हम बात करें तो इनका शुभारंभ 2022 में नहीं 2021 में हो गया था। तो ये ऑप्शन गलत है हमारा, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी केवल 2 सही होगा। क्या होगा? केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 202। उत्सर्जन में भारत का स्थान 12वां है इस बार की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। EV रामास्वामी के संबंध में बात की गई है। कौन? EV रामास्वामी के संदर्भ में बात की गई है। तो ज़रा देखते हैं, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, सही है। 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, ये भी सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट इनके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। भारतीय जनसंख्या के स्थायित्व के बारे में बात की जाती है कि भारतीय जनसंख्या कब तक स्थायित्व की आ जाएगी? तो ये कहा गया है भारतीय जनसंख्या 2045 तक स्थायित्व की बात आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। वह योजना जो वर्ष में सही सुमेलित नहीं है, कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन ये सही सुमेलित नहीं है। ये 2016 में शुरू हुई थी, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 2022-23 में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय क्या है? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। गरीबी उन्मूलन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम थीम के बारे में बात करें तो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ये इसकी थीम थी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर और देखते हैं कौन सा हार्मोन लैंगरहैस आइलेट बीटा सेल कोशिकाओं को स्रावित करता है? तो ये इंसुलिन है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना ही है। तो 71 में अगर हम जाएंगे तो गुजरात विजय के बारे में जो बात की गई है तो वो मिराते सिकंदरी यानी ऑप्शन ए होगा, यानी ए में 4 नंबर आएगा। बुरहान-ए-मसीरी
बुरहान मसीर के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका 2 होगा। बहमनी का अहमदनगर। महमूद गवाह के पत्रों का संकलन के बारे में अगर हम बात करें, क्या महमूद गवाह के पत्रों के संकलन के बारे में, तो ये 1 होगा। और महमूद गवाह के पत्रों के संकलन के बारे में बात करें तो ये आपका 3 होगा, यानी 4 2 1 3। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस क्षेत्र में स्थापित किया गया है, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में बनाया गया है। कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है जो वायु में नहीं जाते हैं, तो वो हैं आपके कीटनाशक, ये ज़मीन में चले जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा रखरखाव किया जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यान में आपका इन सीटू संरक्षण होता है। क्या होता है? इन सीटू, ठीक है, क्योंकि उसी में ही संरक्षित किया जाता है। जलीय पौधे जो प्रायः प्लवित धान के खेत में उर्वरक जैव के रूप में लाया जाता है, वह है आपका एजोला। कौन है मित्रों? एजोला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 76। देखते हैं, पराबैंगनी किरणें कहाँ पर हैं? समताप मंडल में ओजोन परत है। उत्तर प्रदेश के किन शहरों को भारत की अध्यक्षता नहीं मिली है, तो ये आपके कानपुर में आयोजित नहीं होगी। आगरा, ग्रेटर नोएडा, बनारस, लखनऊ। कहाँ पर और है? लखनऊ में और है मित्रों, इन 3 के अलावा, ठीक है। भारतीय संविधान प्रारंभ किस अवधि के लिए सभी हेतु 15 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग के बारे में बात की गई थी। कब से? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष के लिए किया गया था। निसार उपग्रह के बारे में बात करें तो ये इसरो और नासा का संयुक्त उपक्रम है। 80 पे चलें, कौन सा बंदरगाह देशों में सही सुमेलित नहीं है, तो मित्रों यदि हम बात करें यहाँ पर इगारका जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है? इगारका के बारे में बात करेंगे तो ये रसिया में है। कहाँ पे है इगारका? रसिया में है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर प्रथम महिला मीरा कुमार थी। निम्नलिखित में कौन सहायक नदी सुमेलित नहीं है, तो ये मित्रों प्राणहिता महानदी सहायक नदी नहीं है, ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिता किसकी है? गोदावरी की, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 1918 में संयुक्त राष्ट्र किसान गठन के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद थे। निम्नलिखित में कौन से कार्यक्रम केंद्र सरकार के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की योजना नहीं है, तो ये है पंडित नेहरू योजना है। पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। कौन सी मित्रों? उत्कर्ष योजना। कौन सी? उत्कर्ष योजना, सॉरी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मित्रों तो ये नहीं, आपकी गंगा एक्सप्रेस भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के तौर पे आएगी। मानव विकास रिपोर्ट में के अनुसार अगर हम बात करें तो 132 हो गई है, तो ये उन्नत नहीं, ये कम हुई है, यानी केवल दूसरा सही होगा यहाँ पर। तो कौन सा होगा सही? आपका केवल 2, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। देखते हैं, कौन सा कारक जैव विविधता द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो प्रकृति आवास का विनाश करना जैव विविधता को सर्वाधिक क्या है? महत्वपूर्ण कारक के तौर पे आता है। किसका? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के तौर पे आता है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको को कौन अलग करता है, तो ये स्थित नदी है रियो ग्रांडे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रामगंगा कन्नौज के पास मिलती है, ये बिल्कुल सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास, तो ये प्रयागराज नहीं, ये हमीरपुर है। कहाँ पर? हमीरपुर, यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, केवल एक सही, यानी ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार राजकोषीय प्रावधानों में आवश्यक बताना है। क्या है प्रोविज़न? तो जरा देखते हैं क्या है प्रोविज़न। देखते हैं, जीएसडी 3.5%
राजकोषीय घाटे की अनुमति यही सही है और बाकी ये सारे डेटा गलत हैं। 55 लाख की जगह वो 60 लाख हैं और ये 5.9 है। 90 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। भारतीय अनुच्छेद कौन 20 का हिस्सा नहीं है? तो ये है मित्रों आपका कौन सा? ये है यातना के विरुद्ध निषेध, आपका 20 का सी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 91। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को नदीम जहावी को हटा दिया गया है? तो ये मित्रों हटाए गए हैं किसके आधार पर? ये मित्रों हटा दिए गए हैं आपके टैक्स स्कैंडल के आधार पर। क्या? टैक्स स्कैंडल के आधार के कारण ऋषि सुनक ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। ठीक है। क्या है? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था 120 सदस्यों की गई थी। तो ये की गई थी अनुच्छेद अधिनियम 1919 के अंतर्गत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग, क्या है? केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है। तो बताना है कौन सी सही सुमेलित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय को जो 89,155 करोड़ हैं यही सही सुमेलित होंगे। नेक्स्ट है 94। क्या कह रहा है 94? जरा इसे ध्यान से समझिए। उपराष्ट्र किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश भारतीय संसद को देता है और राष्ट्रपति संबंधित मंडल द्वारा उसकी खास अवधि तक भीतर प्राप्त करते हैं। क्या है? खास अवधि तक प्राप्त करते हैं। ये कहा गया है आपका 94 में। दूसरा, राष्ट्रपति इस विधानमंडल में प्रस्ताव का मानना अनिवार्य नहीं है। तो ये तो बात बिल्कुल दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, संसद सचिवालय के संदर्भ में संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित को सृजित किया जा सकता है। संसद अपने किसी भी सदन की सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकारी है। तो ये बातें मित्रों दोनों की दोनों क्या हैं? पूर्णतः सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। शिवाना समुद्रम क्रमशः किस महत्वपूर्ण है? तो ये जल शक्ति और न्यूक्लियर शक्ति हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कलपक्कम रूस की सहायता से बनाया गया न्यूक्लियर प्लांट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। संघ और वित्त आयोग में संबंध में ये कथन बताए गए हैं। तो ये बताना है आपको कौन से कथन सही हैं। तो मित्रों यहाँ पर वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य, तो ये गलत है आपका। और दूसरा, प्रतिवेदन नीति आयोग को नहीं राष्ट्रपति को देता है, दोनों गलत हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 98। फरवरी 2023 में भारत को सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण करने का जो मिला है तो वो कहाँ पर बनाया गया है? तो ये मित्रों सबसे बड़ा बनाया गया है तुमकुर कर्नाटक में। कहाँ पर? तुमकुर कर्नाटक में। नेक्स्ट है खनिज संपदा के संदर्भ में जम्मू कश्मीर रिहायशी इलाकों में लिथियम के भंडार मिले हैं। बिल्कुल सही है। और लिथियम निकेल कोबाल्ट के आयात पर निर्भर करता है। तो ये क्या कह रहा है? तो ये मित्रों जो कह रहा है ये दोनों बातें पूर्णतः सत्य हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों का भाग है? तो यहाँ पर यदि हम पढ़ेंगे तो उस हिसाब से हमें लगेगा कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है। और यहाँ पर भी स्टार बनाइए क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण वाला भी आंसर आपका बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। आर्थिक क्रिया नहीं है, स्वैच्छिक समाज सेवा ये आर्थिक क्रिया नहीं है और बाकी सारी की सारी आपकी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। 102 कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है? अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता, कौशल्या, मातृत्व और स्त्री धन। तो यहाँ पर बताना है कौन सी है। तो यहाँ पर केवल आपकी अनूठी उपहार योजना, कौन सी? अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश से
उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी क्षेत्र पता है आपको, आलमगीर है। अगर हम मिटा लें, उत्तरी मांडा हो जाएगा, दक्षिणी दैमाबाद हो जाएगा, आलमगीर हो जाएगा और सुतकांगेडोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए मापदंड है? तो जलीय पारितंत्र प्रदूषण की जांच के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 105। रेगिस्तान में आवास करने वाले जीव जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो उन्हें मरुद्भिद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें निम्नलिखित नदियों का उद्गम बताना है, तो यमुना निकली है यमुनोत्री पर, कृष्णा निकली है आपकी महाबलेश्वर, कावेरी आपके त्र्यंबक नासिक और महानदी सिहावा एक। तो यहाँ पे जाएंगे तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माना, दीपू, आथिल और नीति। तो ये आपका कौन सा है? नीति बंदर दर्रा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन से संगठन दिल्ली में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? तो वो संगठन था अनुशीलन समिति के सदस्य थे कौन? खुदीराम बोस वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 109। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? आर्थिक विकास जनसंख्या की वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या का आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो ये दोनों कथन मित्रों क्या हैं? पूर्णतः सही हैं। दोनों कथन क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है हमारा SDG के लक्ष्य के बारे में बताना है और फिर उसको सही मैच करना है। तो SDG के लक्ष्य के बारे में अगर हम बात करें तो SDG 10 का अर्थ है आपका असमानताओं में कमी। क्या है? असमानताओं में कमी है। ठीक है, SDG 13 का है आपका क्या? जमीन पर जीवन। क्या हो जाएगा? जमीन पर, सॉरी, SDG 13 में है आपका जलवायु क्रिया। क्या है? जलवायु क्रिया। SDG 14 पर बात करें तो वो है पानी के नीचे जीवन। क्या? हाँ, पानी के नीचे जीवन। और SDG 15 पर बात करें तो ये है जल पर जीवन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कौन सा बनेगा? 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 आपका सी ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? तो मित्रों वैशेषिक दर्शन पतंजलि ने योग दर्शन दिया था, कनाद ने वैशेषिक दर्शन दिया था, मीमांसा बादरायण ने दिया था, उत्तर मीमांसा कपिल ने नहीं दिया था। कपिल ने आपका, ठीक है, सांख्य दर्शन दिया था। कौन सा? सांख्य। न्याय दर्शन हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। कौन सा मित्रों? 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। खरीदादार कौन था? परगना का प्रमुख, शाही महल का प्रधान, अधिकारी जो हिसाब किताब प्रवीण होता था, या फरमानों को देखने वाला। क्या? फरमानों को देखने वाला अधिकारी। तो यहाँ पर देखें खरीदादार कौन होता था? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अधिकारी जो हिसाब किताब की जानकारी रखता था। नेक्स्ट है भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में। ये मित्रों 4 प्रयाग हैं। कौन कौन से हैं? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है, तो ये सारे के सारे याद होने चाहिए। पिंडार और अलकनंदा पर ये है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाग्नि पर रुद्र है, अलकनंदा और नंदाग्नि पर आपका नंदप्रयाग है, और देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी पर है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी के लेखक कौन हैं? चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी के लेखक हैं आपके गुरनार मिडल। कौन है? गुरनार मिडल। नेक्स्ट है रियो के 2021 में क्या एजेंडा 21 से संबंधित था? तो यहाँ पर एजेंडा 21 से क्या संबंधित था? तो ये था मित्रों आपका सतत विकास। क्या? सतत विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
6, कौन सा 116। केंद्रीय बजट 23-24 में कुल परिव्यय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्याज भुगतान, करों में, शुल्कों में राज्य की भागीदारी, रक्षा व्यय या सब्सिडी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कुल परिव्यय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें रक्षा व्यय वाला परिव्यय हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया था मित्रों आपका 1974 में। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में 2 आलय होते हैं, बायां निलय आलिंद और दायां आलिंद। ठीक है। नेक्स्ट, यूक्रेन का सबसे तो उत्पादन केंद्र, तो ये भी स्टार बना दें मित्रों, क्योंकि इसके लिए अगर हम जुप्रेजिया जाएंगे तो सबसे ज़्यादा संसाधन यहीं पर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोयला प्राप्त होता है कहाँ पर? वो होता, सॉरी यहाँ पर नहीं, डोनेट्स्क पर, खार्किव पर। तो ये आंसर यहाँ पे दोनों हो सकते हैं आपके, खार्किव भी हो सकता है और खार्किव भी हो सकता है मित्रों और डोनेट्स्क भी हो सकता है। तो जिन्होंने जो किया है आयोग फाइनल आंसर निर्धारित करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज कोयला निकाला जाता है खार्किव सर, और सबसे ज़्यादा उपलब्ध हैं डोनेट्स्क पर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 हो गया 1120। देखते हैं 120 पर। G20 प्रतीक चिन्ह के आधार पर बताइए। क्या है? प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, सही है। प्रतीक चिन्ह 7 पंखुड़ियों 7 महाद्वीप बताते हैं, बिल्कुल सही है। यानी दोनों कथन क्या है हमारे? बिल्कुल सही होंगे। पुराणों के बारे में यहाँ पे बताना है। विष्णु पुराण मौर्य वंश के संबंधित है, सही है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, ये भी सही है। एक यहाँ पे पुराण और बता दें, मत्स्य पुराण जो है वो सातवाहन से संबंधित है। किससे मित्रों? सातवाहन से संबंधित है। तो दोनों बिल्कुल सही हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, किस स्कॉर्पिन श्रेणी पनडुब्बी को शुरू किया है? तो वो है आपकी INS वागीर। कौन है मित्रों? INS वागीर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर क्या किया गया है? नौसेना को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर कथन जो सत्य नहीं है वो आपका केंद्रीय सरकार द्वारा होता है, नहीं, वो एक गवर्निंग बॉडी है और ये आपका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं होता है, यानी आपके बी ऑप्शन सही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो वो रेलवे स्टेशन है आपके 149। नेक्स्ट है दो फरवरी 2023 क्या है? 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक में अपने नोटों से राजशाही को हटाने का निर्णय लिया है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका क्या? ये है आपका नदी। क्या है मित्रों? नदी। निम्नलिखित में प्राकृतिक रेशम का घटक नहीं है, तो नाइट्रोजन प्राकृतिक रेशम नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, समुद्री शैवाल का महत्वपूर्ण, तो ये है समुद्री शैवाल में आयोडीन के सोर्स होते हैं। संसद उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, यानी आपके क्या हो जाएंगे? 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्या है? कौन सी झील देश से सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सी सही सुमेलित नहीं है, इस पे अगर हम बात करें तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो हमारा ओनेगा, कनाडा, ये USA में है। कहाँ पर है ओनेगा? ये कनाडा में नहीं, ये USA में है, और ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 131। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी। कौन थी? हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
जारी सामाजिक सूचकांक टियर फर्स्ट शीर्ष 3 स्थान प्राप्त हैं, तो वो शीर्ष 3 स्थान पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा को प्राप्त हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 133, डीकन विश्वविद्यालय क्या है, डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों बताइए। एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विद्यालय है। यह बात बिल्कुल क्या है, 16 आने सच है। ठीक है, क्या है, यह बात बिल्कुल 16 आने सच है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा, ये बात गलत है, महाराष्ट्र में नहीं है, कर्नाटक में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नोबल गैस पूछ रहा है, कौन सी इसमें से नोबल गैस नहीं है, तो आपकी कौन सी इसमें नोबल गैस नहीं है, एक्टिनियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। तो नोबल गैस यानी अक्रिय गैसें जो होती हैं, तो वो है आपकी एक्टिनियम, नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 135, 2022 में प्राप्त होने वाला प्रसिद्ध उपन्यास साहित्य अकादमी ऑल द लाइफ वी द नेवर लिव्ड, इनके राइटर कौन है, इनकी राइटर हैं अनुराधा रॉय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एससीओ फिल्म महोत्सव, संघाई भारत की अध्यक्षता के दौरान फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। सही है, एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर कौन सी बातें सही हैं, तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, क्या कह रहा है 137, निम्नलिखित में कौन सा जनवरी 2023 न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं आपके कौन, सिंडी कैरो, कार्मेल सोपोलिनो, ठीक है, या क्रिस हैप्किंस, तो ये बने हैं आपके क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट है चरक संहिता में कितने अध्याय हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें चरक संहिता में आपके 120 अध्याय और 8 खंड हैं। क्या हैं, 120 अध्याय और 8 खंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, (139) भारत में प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NSB कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये मित्रों जामनगर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है, जामनगर। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, किसके कारण, तो वो है आपका कोरियोलिसिस बल के कारण। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, तो किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, तो जरा इसका देखें, लाइव ऑटमेंट, वायरल सेक्टर, टॉक स्क्वाइड, ठीक है, mRNA, तो ये है आपका टॉक स्क्वाइड को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 142, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसको, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट चलते हैं 143, निम्नलिखित में कौन कीट भक्षी पौधा है, तो कौन सा कीट भक्षी पौधा है, तो ये है आपका निम्फेथिस। कौन सा है मित्रों, निम्फेथिस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है और इसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण के लिए बनाई गई है, तो ये है आपकी मॉडर्ना। कौन सी है मित्रों, मॉडर्ना। नेक्स्ट है आपका 145, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस बताया जाता है, तो वो है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब हुआ था, तो वैसे तो सर्वप्रथम 1872 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे 72 है नहीं, तो 1881 मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147, कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची के विषय में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो नवीं सूची अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन नहीं है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 148 में हमको मिलाना है, तो ज़रा मिला दें। नेवासा आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, ईसामपुर कर्नाटक में है, डिडवाना राजस्थान में, और गुफियान गुफा तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के म्यूजिक कंपोजर कौन थे, तो इसके म्यूजिक कंपोजर M.M. किरवानी थे। कौन थे, M.M. किरवानी। नेक्स्ट है आपका
निम्नलिखित में 1857 का विद्रोह कहाँ पर आरंभ हुआ था, कहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो ये मित्रों आपका झांसी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि झांसी में 1857 11 मई को नहीं हुआ था। ठीक है मित्रों, तो इस तरह ये हमारा यूपीपीसीएस का क्या रहा, यूपीपीसीएस का पेपर रहा जिसका विश्लेषण हम लोगों ने किया। अगर हम इस पेपर के विश्लेषण के तौर पर देखें कि पेपर का नेचर कैसा रहा, तो मित्रों पेपर आपका फैक्चुअल भी है, पेपर आपका ट्रिकी क्वेश्चन भी हैं, पेपर आपका इजी टू मॉडरेट भी है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हार्डर भी बनाए गए हैं, ठीक, और कुछ क्वेश्चन आपके फैक्चुअल बेस्ड भी थे। ठीक, अगर इस सब में कसौटी पर हम इस पेपर को ले जाएंगे और कुछ क्वेश्चन एज यूजुअल हमेशा की तरह आयोग ने अपने पास आंसर की रखी हुई है, जिसके आंसर आपको किसी भी किताब में जल्दी से मिलना सहज नहीं है। ये हर वर्ष यूपीपीसीएस की एक खास पहचान के तौर पे जाना जाता है। कुछ आंसरों को वो क्या करेगा, अपने पास ही रखेगा, जिससे जल्दी से जल्दी आप लोगों को आंसर नहीं मिलेंगे और फाइनल आंसर उसके ही द्वारा बताए गए आंसरों के तौर पर देखे जाएंगे मित्रों। तो यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँगा आपको कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो पहले तो आप ये आंसर अपने टैली करिए, अपने मिलाइए, और तब तक हम लोग आपसे जल्द ही मिलते हैं और बताते हैं कि कट ऑफ का एनालिसिस क्या होगा। तो कट ऑफ का एक एनालिसिस हम लोगों ने कल तो डाला ही था, लेकिन उसके बाद पेपर को जब सॉल्व किया और देखा, पेपर के क्वेश्चनों के मोड को देखा, क्वेश्चनों के नेचर को देखा, तो फिर एक एनालिसिस उसके बाद भी तैयार किया है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे मित्रों। तो आप इस पेपर को मिलाइए, और जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बहुत बहुत बधाई। कुछ आंसरों को हमने स्टार रखा है क्योंकि उनके आंसर हमारे यूपीपीसीएस की वेबसाइट में आने के बाद ही सही होंगे। तो तब तक आप निश्चिंत रहें, आज का दिन रिलैक्स करें, और कल से 2 दिन बाद से 3 दिन बाद से अपनी आगे की पढ़ाई के लिए मूव ऑन कर जाइए। देखिए, आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं तो उसमें कभी कभी आपको असफलताएं भी मिलेंगी, कभी कभी आपको निराशाएं भी होंगी, लेकिन आपको उन असफलताओं को आगे के लिए अपने पास एक सबक के रूप में लेना है, और अपनी उन निराशाओं को अपनी आने वाले भविष्य की आशा के रूप में बदल देना है। तो निराश नहीं होना है मित्रों, और आगे बढ़ते जाना है। एक दिन निश्चित ही आप सफल होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अभी एनालिसिस के साथ।